अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिर्री से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते उसके होश फाख्ता हो गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद किया, मगर थोड़ी देर बाद ही चर की आवाज के साथ चरमराते दरवाजे की झिर्री फिर जस की तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहन नेहा बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। नेहा का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वो सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज भी हो सकते हैं? अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना, छी, उन्होंने तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। नेहा सोचती जा रही थी, कितनी बार उसने मयंक से इस दरवाजे को ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाजा, उस पर टूटी हुई कुंडी बार बार कस कर लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस झिर्री से उसे कोई इस तरह देखने का प्रयत्न भी कर सकता है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें उसे नागवार लगती थी। 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे अजीब सी निगाहों से देखना। नई नई शादी की सकुचाहट में वह मयंक को भी कुछ नहीं बता पाई। कई बार उसे खुद पर संशय होता कि क्या उसका शक सही है या फिर ये सब सिर्फ वहम है। जल्दबाजी में कोई निर्णय कर वह किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि ये एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया था। घर के आंगन से सटा एक कोने में बना एक कमरा, यूं तो अनाज की कोठी, भारी संदूक व पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था, परंतु रेलवे में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, उसके जेठ, अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उसी कमरे का इस्तेमाल करते थे। हालांकि घर में 4-5 कमरे और थे, लेकिन जेठ जी इसी कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर सो जाया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाजा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में सोए थे। उनकी बदनियती से अनभिज्ञ नेहा सुबह के सभी कामों को निपटाकर बाथरूम में नहाने चली जाती है। नेहा के मन में भारी उथल पुथल मची थी। क्या इस बात की जानकारी उसे मयंक को देना चाहिए या अपनी जेठानी माला से इस बात की चर्चा करके देखे? लेकिन अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो मयंक तो अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है, और भाभी वे कितनी भली महिला है। अगर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी ये जानकर कितनी दुखी हो जाएगी। दोनों बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं। नहीं नहीं, ये बात वे घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छा भला घर का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीने में मयंक की नौकरी पक्की होते ही वे यहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाएगी। हाँ, इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो वे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सोचते हुए नेहा अपने काम पर लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 वर्षों पहले ब्याह कर आई एमए पास नेहा बहुत समझदार व परिपक्व विचारों की लड़की थी। उसके पति मयंक दिल्ली में एक कंपनी में बतौर अकाउंट्स ट्रेनी काम कर रहे थे। अभी फिलहाल कम सैलरी व नौकरी पक्की न होने के कारण नेहा ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला खुला बड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे। यही नेहा की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ का दोगलापन नेहा को जरा खलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ और अधिक खुलने का प्रयास करने लगते, जिससे वह बड़ी ही असहज महसूस करती थी। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की नजरों में छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्द ही भाप गई थी। एहतियातन जेठ जी से सदा ही वह एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी। होली आने को थी। माला और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियां बिखेरती नेहा जेठ जी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे होली पर मयंक के घर आने का बेसब्री से इंतजार था। पिछले साल होली के वक्त वह भोपाल अपने मायके में थी, सो मयंक के साथ उसकी ये पहली होली थी। होली के 2 दिनों पहले मयंक के आ जाने से नेहा की खुशी दोगुनी हो गई। पति को रंगने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई।
जिसकी भनक भी मयंक को नहीं पड़ने पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई। नेहा भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला नेहा, 10-11 बजे से मोहल्ले की औरतें धावा बोल देंगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। जेठानी की बात सुन नेहा दोगुनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूड़ी, कचौड़ी, दही वाले आलू, मीठी सिवैयां और अरवी की सूखी सब्जी बनाकर दोनों देवरानी जेठानी फारिग हो गई। भाभी, मैं जरा इनको देख कर आती हूँ, उठे या नहीं। हाँ जा, पर जरा जल्दी करना, माला मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर नेहा ने सो रहे मयंक के चेहरे की खूब गद बनाई और मजे से चौक में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। इधर मयंक की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान मयंक ने बरामदे में लगे कांच में अपनी लिपी पुती शक्ल देखी तो नेहा की शरारत समझ गया। भाभी, नेहा कहाँ है? भाई तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, मुझे तो सुबह से नजर नहीं आई। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। बताता हूँ उसे, जरा मिलने दो, अभी तो मुझे अंदर जाना है। हाथ से फ्रेश होने का इशारा करते हुए वह टॉयलेट में जा घुसा। इधर नेहा भाभी के कमरे में जा छिपी। फ्रेश होकर मयंक ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा पहना। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है, फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, मयंक ने भाभी से कहा। इस बीच उसकी निगाहें नेहा को लगातार ढूंढ रही थी। मयंक ने नाश्ता खत्म ही किया था कि भतीजी खुशी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा मयंक उसकी उंगली थामे उसकी बताई जगह पर आंगन में आ खड़ा हुआ। बताओ कहाँ है चाची? पूछने पर 1 मिनट चाचा, कहती हुई खुशी उसका हाथ छोड़कर फुर्ती से दूर भाग गई। इतने में पहले से ही छत पर खड़ी नेहा ने रंग से भरी पूरी की पूरी बाल्टी मयंक पर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा मयंक पूरी तरह नहा गया। उसकी हालत देखकर एक बार फिर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले पहना नया सफेद कुर्ता पजामा अब गाढ़े गुलाबी रंग में तब्दील हो चुका था। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए मयंक जब छत पर पहुंचा, नेहा गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से मयंक के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं आकर तुम्हें देखता हूँ। बन बनाता हुआ मयंक बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड में छिपी नेहा जैसे ही पलटने को हुई, किसी की बाहों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने तुरंत ही अपने को उन बाहों से मुक्त करते हुए जेठजी पर तीखी निगाह डाली। आप? उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव थे। अरे तुम, मैं समझा माला है, जेठजी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। बस अब और नहीं। मन में ये विचार आते ही नेहा ने भरपूर ताकत से जेठजी के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल हुई है क्या, मुझ पर हाथ उठाती है? जेठजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पागल नहीं हूँ, बल्कि आपके पागलपन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि सम्मान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही। गलती थी जो मैं सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, पर आप तो निर्लजता की सभी सीमाएं लांघ बैठे। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? कैसे इंसान हैं आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझसे जरा सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बचे हो। मेरी नजरों में तो गिर ही चुके हो। आशा करती हूँ सबकी नजरों में गिरने से पहले संभल जाओगे। कहकर तमतमाती हुई नेहा कमरे के बाहर चली गई। कमरे से बाहर चुपचाप खड़ी माला नेहा को आते देख तुरंत दरवाजे की ओट में हो गई। वे अपने पति की दिलफेक आदत और रंगीन तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी माला ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपराओं को निभाने की कोशिश की। वे कभी कभी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर पाई, लेकिन आज नेहा ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई, उसके लिए माला ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। नेहा ने उसके पति को जरूर सबक सिखाने के साथ साथ उस घर की इज्जत पर भी आंच न आने दी। माला नेहा की शुक्रगुजार थी। उधर कुछ देर बाद नहाकर निकली नेहा अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से मयंक ने उसे अपने बाजुओं में भरकर दोनों मुट्ठियों में भरा रंग उसके गालों पर मल दिया।
पति के हाथों प्रेम का रंग चढ़ते ही नेहा के गुलाबी गालों की रंगत और सुर्ख हो चली और वह शर्मा कर अपने प्रियतम के गले लग गई। ये देखकर सामने से आ रही माला ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर ली। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।